नमस्कार साथियों, मैं राजन कुमार आप सभी लोगों को सिट स्टडी सेंटर में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथियों, हम लोग बिहार स्पेशल का बेहतरीन क्लास कर रहे हैं। बिहार स्पेशल में आप लोगों को 27 क्लास मैं करवा चुका हूं। कितना क्लास? 27 क्लास में आप लोगों को करवा चुका हूं। आज का ये 28वां क्लास है। कितना क्लास है? 28वां क्लास है, 28 क्लास है। आप लोग को मैं मौर्य वंश मौर्य वंश या मौर्य साम्राज्य के बारे में बता रहा हूँ। मौर्य साम्राज्य का एक 7 क्लास पहले हम लोग कर चुके हैं। आज का ये 8वां क्लास होगा। एक एक बिंदु पे एक एक पॉइंट वाइज आपको क्लास करवा रहा हूँ, कहीं से भी छोड़ नहीं रहा हूँ। जो भी आपको परीक्षा के दृष्टिकोण से तथ्य है वो सब आपको बता रहा हूँ। आपको प्री में भी काम आएगा, आपको मेंस में भी काम आएगा। तो जो भी फ्रेंड्स किसी भी कंपटीशन का तैयारी कर रहे वो लोग मेरे चैनल से जुड़ के कंपटीशन का तैयारी कर सकते हैं। मौर्य वंश में 27वें क्लास में अर्थात मौर्य वंश के 7वें क्लास में हम लोग देखे थे जो अशोक के अभिलेख है। कितने तरह के हैं? 3 तरह के। अशोक के अभिलेख कितने तरह के थे? 3 तरह के। शिलालेख पहला शिलालेख था, दूसरा स्तंभलेख, तीसरा गुहा लेख। कितने तरह के लेख हम लोग पढ़े थे? 27वें क्लास में ये सब पढ़ा रखे हैं कि अशोक के कितने 3 लेख थे। कौन कौन? शिलालेख था, स्तंभलेख था और गुहा लेख था। शिलालेख जो लेख था वो कितने तरह के था? शिलालेख आपका पहला जो हम बताए थे शिलालेख, क्या बताए थे? शिलालेख कितने प्रकार के था? ये 2 प्रकार के था। कितने प्रकार का? 2। पहला बृहद शिलालेख जिसकी संख्या कितनी थी? 14। एक है लघु शिलालेख। लघु शिलालेख की संख्या अनेकों है। कितनी है? अनेकों है। तो ये जो 14 बृहद शिलालेख प्राप्त हुए हैं वो क्या 8 स्थानों से प्राप्त हुए हैं। कितने स्थान से? 8 स्थान से प्राप्त हुए, जिसके बारे में आपको बहुत ही बेहतरीन ढंग से आपको पढ़ा रखा हूँ। उसके बाद हम लोग देखे थे, क्या देखे थे? बृहद शिलालेख के बाद हम लोग देखे थे स्तंभ लेख। क्या दोस्तों? स्तंभ लेख देखे थे। स्तंभ लेख में हम लोग देखे थे कि इसकी भी संख्या कितनी है? 2 है। स्तंभ लेख की भी संख्या कितनी है? 2 है। बृहद स्तंभ लेख और दूसरा लघु स्तंभ लेख। कौन कौन सा? बृहद स्तंभ लेख और लघु स्तंभ लेख। बृहद स्तंभ लेख की संख्या कितनी है दोस्तों? बृहद स्तंभ लेख की संख्या 7 थी। कितना बताए थे आप लोगों को? बृहद स्तंभ लेख की संख्या 7 और लघु स्तंभ लेख की संख्या 14 है। ये टोटल जानकारी इसके बारे में एक एक के बारे में आपको मैं करवा रखा हूँ। उसके बाद हम लोग देखे थे गुहा लेख। तीसरा क्या था? गुहा लेख की संख्या कितनी है? 4 है। सभी के बारे में एक एक करके संपूर्ण जानकारी आपको मैं करवा रखा हूँ। अगर वो क्लास आप लोग नहीं की है, 27वां क्लास अगर आप लोग नहीं की है, मौर्य वंश के 7वीं क्लास अगर नहीं की है, तो आप लोग मेरे चैनल पे जाइए, जाके वहाँ से आप लोग शुरू से एकदम क्लास को कीजिए। आपको बहुत ही बेहतरीन ढंग से, बहुत ही रोचक तरीके से आपको पढ़ने में मज़ा भी आएगा। तो आप लोग वहाँ से क्लास को कीजिए। अगर वहाँ से नहीं करना चाहते हैं तो मैं प्रत्येक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रत्येक वीडियो का लिंक मैं डाल देता हूँ। उस वीडियो का भी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। आप लोग वहाँ से भी डायरेक्टली क्लास को कर सकते हैं। अगर आप लोग मेरे चैनल से जुड़ के क्लास कीजिएगा तो आप लोगों को फ़ायदा क्या होगा? आप लोग यहाँ पे बीपीएससी की तैयारी कर, उसमें फ़ायदा होगा।
BACC की तैयारी कर रहे उसमें फ़ायदा होगा आप लोग को, SSC की तैयारी कर रहे उसमें फ़ायदा होगा, या किसी भी बिहार के एग्ज़ाम का आप तैयारी कर रहे हैं उसमें आपको फ़ायदा होगा, या ऑल ओवर इंडिया का किसी भी कंपटीशन का कम्पिटिटिव एग्ज़ाम का आप क्या कर रहे हैं तैयारी कर रहे हैं उसमें आप लोगों के लिए यूजफुल रहेगा। तो आप लोग मेरे चैनल से जुड़िए, जुड़कर अपना स्टडी कीजिए। जो भी फ्रेंड्स मेरा क्लास कर रहे हैं, मेरा वीडियो देख रहे हैं, आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। और जो भी फ्रेंड्स मेरे चैनल पर नए हैं आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मेरे क्लास का जो भी नोटिफिकेशन होगा आपको समय प्राप्त होता रहेगा, और जो भी महत्वपूर्ण जानकारी होगा उसका भी नोटिफिकेशन आपको समय प्राप्त होता रहेगा। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। तो दोस्तों आज जो भी मोर वंश में जो भी बचा हुआ है, ठीक है, उसका हम लोग देख लेते हैं। जो भी महत्वपूर्ण तत्व अभी जो भी बिंदु है महत्वपूर्ण बिंदु उसको एक एक करके हम लोग देखते हैं। दोस्तों यहाँ पे देखिए, अब हम लोग देखते हैं क्या अशोक के उत्तराधिकारी, क्या देखेंगे अशोक के उत्तराधिकारी के बारे में हम लोग जानेंगे। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं लिखा है अशोक के उत्तराधिकारी, यानी अशोक के बाद उनका उत्तराधिकारी कौन बना उसके बारे में हम लोग देखते हैं। अशोक के मृत्यु के बाद मौर्य साम्राज्य पश्चिमी और पूर्वी दो भागों में विभाजित हो गया। जब अशोक की मृत्यु हुआ, अशोक मर गए यानी उनका मृत्यु हो गया, तो क्या हुआ मौर्य साम्राज्य दो भागों में विभाजित हो गया। कितने भाग में दोस्त? दो भाग में विभाजित हो गया। किस किस में? पश्चिमी और पूर्वी दो भाग में क्या हुआ विभाजित हो गया। तो अगर एग्जाम में प्रश्न बने कि अशोक के मृत्यु के बाद मौर्य वंश कितने भागों में विभाजित हुआ, तो दो भाग में। कौन कौन भाग में? तो पश्चिमी और पूर्वी। किसमें? पश्चिमी और पूर्वी दो भाग में क्या होता है विभाजित हो जाता है। आगे देखते हैं। अशोक के मृत्यु के बाद उसका पहला पुत्र कुणाल शासक बना। यानी अशोक के मृत्यु के बाद जो पहला पुत्र था, यहाँ पर पश्चिम टाइपिंग मिस्टेक है, आप लोग इसको सुधार लीजिएगा। पश्चिम ऐसे लिखाएगा, ये टाइपिंग मिस्टेक है, उसको सुधार लीजिएगा आप लोग, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं कि जब अशोक की मृत्यु हो जाता है उसके बाद उसका जो पहला पुत्र कुणाल रहता है वो क्या बनता है? मगध का शासक बनता है, राजा बनता है। दूसरा पुत्र जलोक ने कश्मीर में स्वतंत्र राज्य की स्थापना किया। जो दूसरा पुत्र था अशोक का जलोक, वो क्या कहता है? कश्मीर में स्वतंत्र राज्य की स्थापना कहता है। तीसरा पुत्र महेंद्र अपने साथी और बहन संघमित्रा को लेकर श्रीलंका बौद्ध धर्म प्रचार प्रसार करने चला जाता है। यहाँ पे देखिए, जब अशोक की मृत्यु होता है तो मौर्य वंश कितने भाग में विभाजित होता है? दो भाग में विभाजित हो रहा है। किसमें? पश्चिमी और पूर्वी में। और अशोक का मृत्यु के बाद क्या हो, जो पहला बेटा कुणाल है वो क्या बनता है? शासक बनता है। और जो दूसरा बेटा जलोक है वो क्या कहता है? स्वतंत्र रूप से कश्मीर में स्वतंत्र राज्य की स्थापना कश्मीर में करता है। और तीसरा जो पुत्र है महेंद्र, वो क्या कहता है? अपने बहन और अन्य के साथ श्रीलंका जाता है बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने। चौथा जो पुत्र है तिवर, वो मंद बुद्धि का था जिसका कोई उल्लेख प्राप्त नहीं होता है। तिवर क्या था? मंद बुद्धि का था जिसका कोई उल्लेख प्राप्त नहीं होता है। अशोक के उत्तराधिकारी में सर्वाधिक योग असंपत्ति हुआ। अशोक के उत्तराधिकारी में सर्वाधिक योग असंपत्ति कौन हुआ? कुणाल हुआ। इसलिए इनको क्या बनाया गया? राजा बनाया गया। 170 ईसा पूर्व तक पश्चिमी भाग पर बैक्टीरिया यूनानी का पूर्ण अधिकार हो गया था। 170 ईसा पूर्व तक क्या था? यूनानी पश्चिमी भाग पे यूनानी बैक्टीरिया जो थी उसका क्या था? पूर्ण रूप से अधिकार हो गया था। पूर्वी भाग पर दशरथ का राज था। पूर्वी जो भाग था उस पर किसका राज हो गया? दशरथ का राज था। अंतिम मौर्य सम्राट बृहद था। अंतिम जो मौर्य सम्राट था कौन था? बृहद्रथ था। कौन था दोस्तों? बृहद्रथ था, जिसकी हत्या उसके सेनापति पुष्यमित्र ने कर दी। इसकी हत्या कौन कहता है? बृहद्रथ की हत्या कौन कहता है? जो इसका सेनापति होता है पुष्यमित्र, वो क्या कहता है? सेना हत्या कर देता है और मगध के सिंहासन पे बैठता है, ठीक है। तो आगे देखते हैं। बृहद के बाद छोटे
मौर्य बृहद के बाद मौर्य छोटे छोटे रियासतों में क्या होता है, बिखर गया और अन्य राजपूताना मालवा की तरफ प्रस्थान कर गए और वे लोग मध्य से मौर्य चले गए। यहाँ पे देखिए, जब बृहद अंतिम शासक होता है, बृहद क्या होता है, अंतिम शासक होता है मौर्य वंश को, उसकी हत्या कौन कहता है, पुष्यमित्र कर देता है। उसका सेनापति रहता है बृहद का, वो क्या कहता है, हत्या कर देता है। जब बृहद की हत्या होता है तो जो मौर्य होता है, छोटे छोटे मौर्य वंश छोटे छोटे रियासत में क्या हुआ, बिखर गए और अन्य राजपूताना, वे लोग क्या हुआ, राजपूताना मालवा के तरफ का की प्रस्थान कर गए, चल गए और वे लोग मगध से मौर्य चले गए। मौर्य जो थे मगध पे जो राज कर रहे थे, मगध पे, वो क्या है, मौर्य यहाँ से चले गए। आगे देखते हैं, दिव्य दान के अनुसार अशोक के उत्तराधिकारी दशरथ, संपत्ति, सलूक, देववर्मन, सत्यधनुष और बृहद थे। यहाँ पे आपको एक चीज़ यहाँ पे बताए थे, आप लोग देख सकते हैं कि अशोक के उत्तराधिकारी में सबसे योग कौन था, संपत्ति था। कौन था, संपत्ति था। वही यहाँ पे लिखा हुआ है, हम यहाँ पे कुणाल बता दिए, यहाँ पे आप लोग करेक्शन कर लीजिएगा कि अशोक के उत्तराधिकारी में सर्वाधिक योग कौन था, संपत्ति था। कौन था, संपत्ति था। वही यहाँ पे लिखा हुआ कि दिव्य दान के अनुसार अशोक के उत्तराधिकारी कौन कौन थे, दशरथ थे, संपत्ति था, सलूक था, देववर्मन था, सत्यधनुष था और बृहद था। कौन था, बृहद था, जो अंतिम शासक था, जिसको पुष्यमित्र शुंग ने क्या किया, हत्या किया था। ते तो था दोस्तों अशोक के उत्तराधिकारी। आगे हम लोग देखेंगे मौर्य प्रशासन। मौर्य प्रशासन के बारे में देखेंगे, यानी मौर्य एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे, जानेंगे। यहाँ पे देखिए, मौर्य प्रशासन का उल्लेख सर्वप्रथम चाणक्य के अर्थशास्त्र से मिलता है। यानी मौर्य प्रशासन का उल्लेख सर्वप्रथम कहाँ से मिलता है, तो जो चाणक्य का अर्थशास्त्र है, क्या है, चाणक्य द्वारा जो शास्त्र लिखा गया है, उसमें क्या होता है, सर्वप्रथम मौर्य प्रशासन का यानी मौर्य एडमिनिस्ट्रेशन की जानकारी मिलता है। तो अगर एग्जाम में प्रश्न बने कि सर्वप्रथम मौर्य प्रशासन का उल्लेख कहाँ मिलता है, तो चाणक्य के अर्थशास्त्र में मिलता है। इसका उल्लेख मेघ अश्निज के इंडिका में मिलता है। और कहाँ मिलता है, मेघ अश्निज द्वारा जो इंडिका लिखा गया है उसमें भी मिलता है। एक किसके दरबार में आया था दोस्तों, मेघ अश्निज किसके दरबार में आया था, तो बिंदुसार के दरबार में, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। यहाँ पे कहा लिखा हुआ है, इसका उल्लेख मेघ अश्निज के इंडिका में मिलता है। तो मेघ अश्निज किसके दरबार में आया था दोस्तों, मेघ अश्निज किसके दरबार में आया था, मौर्य साम्राज्य, जो मौर्य साम्राज्य के शासक था चंद्रगुप्त मौर्य। कौन थे, मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे, चंद्रगुप्त मौर्य थे। इन्हीं के दरबार में क्या था, मेघ अश्निज आया था। तो वही इनके द्वारा जो इंडिका लिखा गया है उसमें भी किसका जानकारी मिलता है, मौर्य प्रशासन का यानी मौर्य एडमिनिस्ट्रेशन का जानकारी मिलता है। आगे देख लेते हैं दोस्तों, इसका उल्लेख जूनागढ़ के अभिलेख इत्यादि से मिलता है। अर्थात मौर्य प्रशासन का जानकारी किस किस से मिलता है, आपका सर्वप्रथम चाणक्य अर्थशास्त्र से मिला, मेघ अश्निज के इंडिका से मिला और जूनागढ़ का जो अभिलेख है इससे इत्यादि से भी मौर्य प्रशासन का, मौर्य एडमिनिस्ट्रेशन का जानकारी मिलता है। भारत में सर्वप्रथम मौर्य शासन काल में ही राष्ट्रीय राजनीतिक एकता स्थापित हुई थी। यानी सर्वप्रथम भारत में क्या हुआ था, भारत में मौर्य शासन काल में राष्ट्रीय राजनीतिक एकता के क्या हुआ था, स्थापना हुआ था। मौर्य प्रशासन में सत्ता का सीधे केंद्रीकरण था, परंतु राजा निरंकुश नहीं होता था। यहाँ पे समझिए इस सेंटेंस को कि मौर्य प्रशासन में सत्ता जो होता था क्या होता था, सुदृढ़ केंद्रीकरण यानी मजबूत होता था और इसका जो राजा होता था वो क्या, निरंकुश नहीं होता था यानी कमजोर नहीं होता था। आगे देखिए, मौर्य काल में
आगे क्या है दोस्तों, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि मौर्य काल में गणतंत्र का ह्रास हुआ। मौर्य काल में क्या हुआ, गणतंत्र का ह्रास हुआ और राज्य तंत्रात्मक व्यवस्था क्या हुआ, सुदृढ़ हुआ। यानी ह्रास क्या होता है, मौर्य काल में गणतंत्र ह्रास होता है और राजतांत्रिक व्यवस्था क्या होता है, सुदृढ़ होता है। आगे देखते हैं, मौर्य काल के प्रशासन में सबसे सर्वोच्च सर्वोच्च मतलब उच्च यानी प्रथम श्रेणी के अधिकारी को क्या कहा जाता था, तीर्थ के नाम से जानते थे। तो अगर एग्जाम में प्रश्न बने कि मौर्य प्रशासन के सबसे जो सर्वोच्च अधिकारी रहता था उसको किस नाम से जाना जाता था, तो तीर्थ के नाम से जाना जाता था। किस नाम से, तीर्थ के नाम से जाना जाता था। मौर्य काल में द्वितीय श्रेणी के अधिकारी को क्या कहते थे, अध्यक्ष कहते थे। क्या कहते थे दोस्तों, अध्यक्ष कहते थे। मौर्य प्रशासन के 8 प्रकार के तीर्थ का उल्लेख है जो इस प्रकार है। मौर्य प्रशासन में कितने तरह के तीर्थ का उल्लेख है, जो प्रथम श्रेणी के अधिकारी को क्या कहते थे, तीर्थ कहते थे। तो कितने तरह के तीर्थ का उल्लेख है, तो 18 प्रकार के तीर्थ का उल्लेख है। आपको एक एक करके बता दे रहा हूँ। पहला क्या, मंत्री होता था। पहला मंत्री, इस तीर्थ में मंत्री मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री होते थे। इस तीर्थ में क्या होते थे, जो भी मंत्री होता था क्या होता था, मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री होता था। दूसरा क्या है आपका, पुरोहित। पुरोहित मुख्य पुजारी, धर्म और दान विभाग के प्रमुख होते थे। पुजारी जो होते थे उसको क्या कहते थे, पुरोहित। पुरोहित क्या होता था, धर्म और दान विभाग के प्रमुख होते थे। उसके बाद देखते हैं सेनापति। इसमें क्या होता था, सेनापति सेना का प्रधान होता था। युवराज, इस तीर्थ में युवराज क्या होते थे, राजकुमार होते थे। उसके बाद देखिए द्वारिक, इस तीर्थ में द्वारिक राजकीय द्वारपाल या महल का प्रमुख होते थे। आगे देखते हैं दोस्तों, अंतर्वैदिक, ये अंतपुर यानी महल का अध्यक्ष होते थे। समाहर्ता, ये आय को संग्रह करता होते थे यानी राजस्व के सर्वोच्च अधिकारी होते थे। वित्त मंत्री होते थे जिनका कार्य राजस्व वसूली का था। समाहर्ता पद आज भी जीवित है। आप डीएम जो होते हैं, आपके जो जिला के डीएम, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, उनको क्या कहते हैं, समाहर्ता कहते हैं। इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ कि समाहर्ता पद आज भी क्या है, जीवित है। सन्निधाता, ये राजकीय कोषाध्यक्ष अधिकारी होते थे। सन्निधाता क्या होते थे, राजकीय कोषाध्यक्ष अधिकारी होते थे। प्रशस्ता, ये कारागार यानी जेल के अध्यक्ष होते थे। आगे देखते हैं 10वां क्या है, प्रदेशत्री, ये कमिश्नर अर्थात धर्म स्थल एवं कंठक शोधक न्यायालयों का प्रमुख क्या होते थे। उसके बाद क्या है, पौर, नगर का कोतवाल यानी मुख्य नागरिक अधिकारी ये क्या होते थे। उसके बाद नायक है, ये नगर रक्षा अध्यक्ष होते थे। नायक कौन होते थे, नगर रक्षा अध्यक्ष होते थे। कर्मांतिक क्या होते थे, उद्योग एवं कारखाने के अध्यक्ष होते थे, जिसे उद्योग मंत्री के नाम से जानते हैं। दंडपाल, ये सेना के सामान का संग्रहकर्ता यानी शस्त्रागार का अध्यक्ष होते थे। दुर्गपाल, ये दुर्ग यानी किले के रक्षक होते थे। मंत्री परिषदाध्यक्ष, मंत्री परिषदाध्यक्ष, ये मंत्री परिषद के अध्यक्ष होते थे। अध्यक्ष, उसके बाद क्या है, अध्यक्ष, ये विभिन्न विभागों जैसे वक्तव्य, कृषि इत्यादि के अध्यक्ष होते थे। इनके यानी इसके 20 पद थे, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण तीर्थों में गिने जाते थे। उसके बाद जो 18वां है यहाँ पे क्या है, ये उच्च अमर्त्य, क्या था, अमर्त्य, ये क्या था, ये उच्च पद अधिकारी होते थे। ये क्या थे, उच्च पद के क्या थे, अधिकारी थे, जो सचिवों के समान होते थे। जो किसके समान, सचिवों के समान होते थे। आगे देख लेते हैं, ये 18 प्रकार के तीर्थ जो आपको बता चुके। मौर्य प्रशासन के स्तंभ थे, क्या थे, ये जो 18 प्रकार के जो तीर्थ थे क्या थे, मौर्य प्रशासन के स्तंभ थे, जो राजाओं यानी सम्राट को सलाह देते थे एवं साम्राज्य के सुचारू संचालन
राजस्व संग्रह, न्याय, रक्षा और उद्योग जैसे विभिन्न क्षेत्रों को नियंत्रित करते थे। ये जो 18 थे तीर्थ, ये क्या थे? मौर्य साम्राज्य के पिलर थे, स्तंभ थे, जो सम्राट को सलाह देते थे और क्या कहते थे? राजस्व का संग्रह करते थे, सुचारू रूप से समाज को चलाते थे, सलाह देते थे राजा को, और तरह तरह के विभिन्न जो भी क्षेत्र में नियंत्रण करना था, कार्य करना था, वो सभी ये 18 तीर्थ ही करते थे। जो 18 प्रकार के तीर्थ थे यही करते थे। शासन प्रशासन को चलाने के लिए 26 प्रकार के अध्यक्ष मौर्य प्रशासन में थे। यानी जो शासन था, शासन प्रशासन मौर्य साम्राज्य को चलाने के लिए कितने तरह के? 26 तरह के क्या थे? अध्यक्ष थे। कितने तरह के? 26 तरह के अध्यक्ष थे। उसके बारे में भी हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। 18 तीर्थ के बारे में हम लोग देख लिए। किसके बारे में? 18 जो तीर्थ थे उसके बारे में देख लिए, और जो 26 प्रकार के अध्यक्ष है उसके बारे में देख लेते हैं। पन्नेध्यक्ष क्या है? पन्नेध्यक्ष ये व्यापार और वाणिज्य विभाग के प्रमुख होते थे। शीताध्यक्ष ये सरकारी कृषि भूमि के अध्यक्ष होते थे, जो कृषि को देखरेख करते थे। लक्षणाध्यक्ष एक टकसाल यानी जो मुद्रा होता है, मुद्रा विभाग के प्रमुख होते थे, जो सिक्कों की क्या कहते थे? जांच करते थे। मध्याध्यक्ष ये पासपोर्ट और मुहरों का कार्य देखते थे। उसके बाद देखते हैं सूत्राध्यक्ष ये वस्त्र उद्योग के प्रमुख होते थे। अक्ष पटलाध्यक्ष ये महालेखाकार या लेखापाल के प्रमुख होते थे, जो लेखा जोखा रखते थे। उसके बाद देखिए आपका पन्नेध्यक्ष ये व्यापारिक वस्तुओं के अध्यक्ष होते थे। उसके बाद नौकाध्यक्ष ये नौसेना यानी नेवी जिसको कहते हैं, नौसेना के क्या थे? प्रमुख होते थे। आखेटक या आखेते ये वन विभाग के क्या होते थे? प्रमुख होते थे। पशुपालक ये पशुपालक विभाग के क्या होते थे? प्रमुख होते थे। उसके बाद अश्वाध्यक्ष ये अश्व यानी घोड़े विभाग के क्या होते थे? सेना के प्रमुख होते थे। क्या होते थे? अश्व विभाग के प्रमुख होते थे। हस्ती अध्यक्ष ये हाथी विभाग के जो सेना के लिए होता था उसके क्या होते थे? प्रमुख होते थे। उसके बाद देखिए रथाध्यक्ष ये रथ विभाग के क्या होते थे? प्रमुख होते थे। पदाध्यक्ष ये पैदल सेना जो होता था उसके क्या थे? प्रमुख होते थे। आगे देखते हैं दोस्तों, देवताध्यक्ष क्या है? देवताध्यक्ष ये धार्मिक संस्थानों जैसे मंदिर कार्य का क्या कहते थे? निरीक्षण करते थे। कारागार अध्यक्ष ये जेलों और कारागारों के अधीक्षक होते थे। नगराध्यक्ष ये प्रशासन और व्यवस्था के क्या होते थे? प्रमुख होते थे। समाहर्ता ये राजस्व एकत्र करने और आय व्यय के हिसाब रखने वाले प्रमुख अधिकारी होते थे। जो समाहर्ता होते थे क्या होते थे? राजस्व को का एकत्र करने वाले होते थे, और आय व्यय को हिसाब रखने वाला क्या होते थे? प्रमुख अधिकारी होते थे। सन्निधाता एक कोषाध्यक्ष कोषगृह और अन्य भंडारों का प्रबंधन करने वाले होते थे। राज्य के ये न्याय विभाग के प्रमुख अधिकारी थे, जो राजस्व और न्याय का काम देखते थे। गूढ़ पुरुष एक गुप्तचर विभाग यानी संस्था और संचार होते थे। शिल्प अध्यक्ष ये शिल्प यानी कारीगरों के क्या होते थे? प्रमुख होते थे। लोहाध्यक्ष ये लोहे के काम और खानों के प्रमुख होते थे। सुराध्यक्ष ये शराब यानी सुरा मतलब क्या होता है? शराब। तो सुराध्यक्ष मतलब ये शराब उत्पादक और बिक्री के प्रमुख होते थे। कौटुंबिक एक गृहस्थ यानी परिवार के संबंधित मामलों के अधिकारी होते थे। पौर व्यवहारिक ये नगर की दीवानी यानी नागरिक मामलों के क्या थे? न्यायाधीश होते थे। दोस्तों ये 26 प्रकार के जो अध्यक्ष थे उनके बारे में सबके बारे में बता दिए, तीर्थ के बारे में आपको बता दिए और अध्यक्ष के बारे में आपको बता दिए। आगे देखते हैं दोस्तों, मौर्य काल के प्रांतों की संख्या कितनी थी? 5 थी। कितने प्रकार की थी? 5 प्रकार की मौर्य काल के प्रांतों की संख्या थी। सबके बारे में हम एक एक करके देख लेते।
पहला क्या था, उत्तरापथ, यानी उत्तर को हम क्या कहते थे, उत्तरापथ। इसका राजधानी तक्षशिला था। उत्तरापथ की राजधानी कहाँ था, तक्षशिला था। यानी मौर्य काल में प्रांतों की संख्या कितनी थी, 5 थी। अगर एग्जाम में प्रश्न बने कि मौर्य काल में प्रांतों की संख्या कितनी थी, तो 5 थी। पहला क्या था, उत्तरापथ। उत्तरापथ की राजधानी कहाँ था, तक्षशिला था। उसके बाद अवंती क्या था, अवंती क्या था, पश्चिम में था। इसकी राजधानी कहाँ था, उज्जैन, यानी उज्जैनी कह सकते हैं, उज्जैन था। अवंती की राजधानी उज्जैन था। कलिंग दक्षिण में क्या था, दक्षिण पूर्व में आपका कलिंग था। इसका राजधानी तोसली था। कहाँ था, तोसली था। अशोक के समय था। एक कब था, अशोक के समय था। अशोक जब आक्रमण कलिंग पे किया था उस समय भी इसकी राजधानी कहाँ था, तोसली ही था। दक्षिण पथ यानी दक्षिण में इसका राजधानी स्वर्णगिर था। कहाँ होता था, स्वर्णगिर होता था। प्राची यानी मध्य प्रदेश, प्राची किसको कहते हैं, मध्य प्रदेश। इसका राजधानी पाटलिपुत्रा था। कहाँ था, पाटलिपुत्रा था, जहाँ सम्राट का सीधा नियंत्रण था और संग्रह के लिए अधिकारी होते थे। तो ये 5 प्रकार के जो प्रांत है उसका राजधानी कहाँ था, इस सब के बारे में आपको बता दिए। उसके बाद हम लोग देखते हैं प्रांतीय प्रशासन। मौर्य प्रशासन को देख लिए, अब क्या देखेंगे, प्रांतीय प्रशासन को देखेंगे। मौर्य काल में प्रांतीय प्रशासन को चक्र कहा जाता था। तो अगर एग्जाम में प्रश्न बने कि मौर्य काल में प्रांतीय प्रशासन को क्या कहा जाता था, तो दोस्तों चक्र कहा जाता था। क्या कहा जाता था, चक्र कहा जाता था। इसके प्रमुख आर्य यानी इस चक्र के प्रमुख आर्य क्या होते, राजा के पुत्र होते थे। यानी इस चक्र के इसके प्रमुख आर्य कौन होते थे, प्रमुख कौन होते थे, आर्य होते थे, यानी राजा के पुत्र होते थे। मौर्य काल में मंडल के प्रमुख प्रादेशिक होते थे। मौर्य काल में जो मंडल था, मंडल के प्रमुख कौन होते थे, प्रादेशिक होते थे। आगे देख लेते हैं दोस्तों, आहार या विषय के प्रमुख विश्वपति होते थे। उस समय आहार 800 गांवों का समूह होता था। आहार क्या होता था, 800 गांवों का क्या होता था, समूह होता था। और इसका क्या होता था, प्रमुख कौन होते थे, विषयपति होते थे। आगे देखिए, 400 गांवों के समूह को द्विमुख के नाम से जाना जाता था। किस नाम से जाना जाता था, द्विमुख के नाम से जाना जाता था। कितने गांव के समूह को, 400 गांव के समूह को जाना जाता था। किस नाम से, द्विमुख के नाम से जाना जाता था। 200 गांव के समूह को खरवाटिक के नाम से जानते थे। 200 गांव के समूह को क्या, किस नाम से जानते थे, खरवाटिक के नाम से जानते थे। किस नाम से, खरवाटिक के नाम से जानते थे। वही 10 गांव के समूह को क्या कहते थे, संग्रह कहते थे। क्या कहते थे दोस्तों, संग्रह कहते थे। 10 गांव के समूह को क्या कहते थे, संग्रह कहते थे। आगे देखते हैं, मौर्य काल में प्रांतीय प्रशासन 6 चक्र, मंडल, आहार, द्विमुख, खरवाटिक और संग्रह यानी 6 भागों में क्या था, विभाजित था। मौर्य काल में जो प्रांतीय प्रशासन था कितने भाग में विभाजित था, 6 भाग में विभाजित था। 6 भाग के बारे में यहाँ पे आपको बता दिए कौन कौन, चक्र, मंडल, आहार, द्विमुख, खरवाटिक और संग्रह था। तो यहाँ पे पहला जो चक्र है क्या है दोस्तों, चक्र है, उसके बारे में आपको बता दिए हैं। ठीक है, आहार के बारे में बता दिए। आहार क्या था, चक्र क्या होता था, इसके जो प्रमुख यानी चक्र जो होता था, प्रशासन को क्या, मौर्य काल के प्रशासन को क्या कहते थे, चक्र कहते थे। क्या कहते थे, चक्र कहते थे। और आहार क्या होता था दोस्तों, 800 जो गांव था, 800 गांव के समूह को आहार कहते थे। उसके बाद आपका आ गया द्विमुख। द्विमुख क्या होता था दोस्तों, 400 गांवों के समूह को द्विमुख कहते थे। खरवाटिक क्या होता था दोस्तों, आपका खरवाटिक 200 गांवों के समूह को खरवाटिक कहते थे। उसके बाद संग्रह, संग्रह क्या था, 10 गांवों के समूह को संग्रह कहते थे। तो यहाँ पे सबको बता दिए कि जो मौर्य काल में प्रांतीय प्रशासन था उसको चक्र कहते थे। उसके बाद आपका मौर्य काल में जो मंडल के प्रमुख होते थे, प्रादेशिक होते थे। मंडल के प्रमुख कौन होते थे, यहाँ पे आपका प्रादेशिक होते थे। प्रादेशिक को क्या कहते थे, आपका मंडल के
प्रमुख को क्या कहते थे, परदेशी कहते थे। वहीं पे आपका आहार का बात कर लेते हैं तो आहार का जो प्रमुख होते थे 20 पति होते थे और 800 गांवों को समूह को क्या कहते थे, आहार कहते थे। उसके बाद आपका आ गया द्विमुख हो गया, 400 गांवों के समूह को क्या कहते थे, द्विमुख कहते थे। उसके बाद खरवातिक हो गया, 200 गांवों के समूह को क्या कहते थे, खरवातिक कहते थे। और 10 गांवों के समूह को क्या कहते थे, संग्रह कहते थे। तो सभी के बारे में एक एक करके बता दिए कि मौर्य काल में प्रांतीय प्रशासन में 6 क्या थे, 6 भागों में विभाजित था। प्रांतीय प्रशासन कितने भाग में विभाजित था दोस्तों, 6 भाग में विभाजित था, जो सबके बारे में एक एक करके आपको बता दिए। वहीं पर देखते हैं न्यायिक व्यवस्था। अब क्या देख लेते हैं, मौर्य काल का प्रशासन व्यवस्था देख लिए, प्रांतीय प्रशासन देख लिए, उसके बाद न्यायिक व्यवस्था देख लेते हैं। अर्थशास्त्र के अनुसार न्यायिक प्रणाली 2 प्रकार का था, यानी अर्थशास्त्र चाणक्य द्वारा जो अर्थशास्त्र लिखा गया है इसके अनुसार क्या था, न्यायिक प्रणाली कितने प्रकार का था, 2 प्रकार का। कौन कौन सा, धर्म स्थानीय यानी दीवानी, जो वर्तमान समय के सिविल कोर्ट होता है। वर्तमान समय में क्या है, सिविल कोर्ट जो होता है उसको क्या कहा, धर्म स्थानीय यानी दीवानी था। दूसरा क्या था, कंठक शोधक यानी फौजीदारी, जो वर्तमान समय में फौजीदारी होता है, मामला होता है, मारपीट वाले को क्या कहते हैं, फौजीदारी कहते हैं। और जमीन से जो भी रिलेटेड होता है उसको क्या कहते हैं, दीवानी कहते हैं। तो वही है यहाँ पे कंठक शोधक यानी फौजीदारी, जो वर्तमान समय में क्रिमिनल केस थे। तो कितने प्रकार का था आपका न्यायिक प्रणाली, 2 प्रकार का था। कौन कौन सा, धर्म स्थानीय और कंटक शोधक था। धर्म स्थानीय यानी वर्तमान समय का आपका दीवानी जो है वो हो गया, और कंटक शोधक जो वर्तमान समय में फौजीदारी यानी क्रिमिनल केस है वो हो गया। आगे देखिए, मौर्य काल में गुप्तचर 2 प्रकार के थे। कितने प्रकार के होते थे, 2 प्रकार का था। कौन कौन सा, संस्था और संचार। संस्था मतलब क्या हो गया, स्थिर या संगठित, और संचार मतलब भटकने वाला, घुमक्कर, जिसे गुप्तचर यानी कौटिल्य गुढ़ पुरुष कहते थे, कौटिल्य गुढ़ पुरुष कहते थे। आगे देख लेते हैं, उस समय पुलिस को रक्षणी कहा जाता था, यानी मौर्य काल के समय में पुलिस को क्या कहा जाता था, रक्षणी कहा जाता था। क्या कहा जाता था, रक्षणी कहा जाता था। तो अगर एग्जाम में प्रश्न बने कि रक्षणी पुलिस को कब कहा जाता था, तो मौर्य प्रशासन के समय कहा जाता था। वही पे आगे देखते हैं, संस्था और स्थिर। यहाँ पे आपको बताया ना कि 2 तरह के था, क्या गुप्तचर एक संस्था था, दूसरा क्या था आपका स्थिर संचार था। तो यहाँ पे संस्था के बारे में हम लोग देख लेते हैं। संस्था और संचार दोनों के बारे में देखेंगे, तो पहले संस्था के बारे में देखते हैं। ये एक स्थान यानी जगह रहकर जानकारी इकट्ठा करते थे। जो संस्था होता था क्या होता था, एक स्थान पे रह के जो भी जानकारी होता था उसको इकट्ठा करता था। कापीतिक यानी छात्र के भेष में, किस भेष में, छात्र के भेष में यानी कापीतिक के भेष में जानकारी इकट्ठा करता था। उदासित यानी सन्यासी के भेष में रह के इकट्ठा करता था जो भी जानकारी था। गृहपतिक यानी गरीब किसान के भेष में। वेदेहक यानी व्यापारी के भेष में। तापस यानी तपस्वी यानी मुंडित या जटाधारी के भेष में। ये सब में रह के एक जगह रह के क्या कहता था, जो भी था ये जो भी जानकारी होता था गुप्तचर विभाग का यानी गुप्त रूप से ये कहता था। तो आज भी आप देखिएगा किसी क्रिमिनल या जिसपे क्रिमिनल चार्ज है, वो वांटेड है, बहुत बड़ा गुंडा बदमाश है, तो उस पर प्रशासन द्वारा क्या रखा जाता है, इनाम रखा जाता है, वो पकड़ाता नहीं है। तो जो भी प्रशासन के लोग होते हैं तरह तरह के भेष बदल के क्या कहते हैं, उसको गिरफ्तार करते हैं, यानी भेष बदल के क्या कहते हैं, जानकारी इकट्ठा करते हैं। वही सब उस समय भी था। यहाँ पे संस्था था, क्या था, संस्था था जो अपना अलग अलग भेष बदल के क्या कहते थे, एक जगह रह के जो भी जानकारी होता था उसको एकत्र करते थे। दूसरा क्या है आपका संचार यानी भटकने वाला, घुमक्कर वाला। ये घूम घूम कर जानकारी सूचना इकट्ठा करते थे। ये जो थे संचार
के जो भी अधिकारी थे वो क्या करते थे, घूम घूम के जो भी जानकारी था उसको इकट्ठा करते थे। तो इसके बाद में देख लेते कैसे कैसे जानकारी जो भी था इकट्ठा करते थे। सतरीन, इसका कार्य एक दूसरे से जानकारी जुटाना था। सतरीन का क्या कार्य था, एक दूसरे से जानकारी को इकट्ठा करना था, जुटाना था। तीक्ष्ण, एक गुप्तचर तेज और क्रूर होते थे। ये जो गुप्तचर होते थे क्या होते थे, तेज और क्रूर होते थे। रसद, ये भी एक प्रकार के क्या होते थे, गुप्तचर होते थे। भिक्षुनी, जिसको परिव्राजिका भी कहते हैं, ये महिला गुप्तचर जो भिक्षुनी या साध्वी के भेष में होती थी, इसे कुटनी भी कहते थे। यानी भिक्षुनी कौन होती थी, एक महिला गुप्तचर होती थी जो भिक्षुनी या साध्वी के भेष में होती थी, इसको क्या कुटनी भी कहते थे। क्या कहते थे, कुटनी भी कहते थे। इन गुप्तचरों को महामात्या पसरसो, यानी ये जो गुप्तचर थे इसको महामात्य पसरपो यानी गुप्तचर विभाग के प्रमुख नियंत्रण करते थे। ये जो गुप्तचर होते थे क्या करते थे, जो भी गुप्तचर विभाग होता था उसको क्या नियंत्रण करते थे। ये गुप्तचर समाज के विभिन्न वर्गों से चुने जाते थे। ये जो गुप्तचर होते थे समाज के जो अलग अलग वर्ग थे उस वर्ग से क्या चुने जाते थे। मौर्य काल में विष कन्या यानी जहर से मारने वाली नामक विशेष एजेंट भी होते थे। यानी मौर्य काल में क्या होते थे, विष कन्या भी होती थी। क्या होती थी, विष कन्या नामक विशेष एजेंट भी होती थी। आगे देख लेते हैं दोस्तों, मौर्यकालीन राजकीय मुद्रा, यानी मौर्यकालीन में जो भी राजकीय मुद्रा था उसके बारे में भी हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए पन, मौर्य काल में क्या होता था, पन होता था। ये मौर्य साम्राज्य के मुख्य और सबसे व्यापक रूप से इस्तेमाल यानी प्रयोग होने वाली चांदी की मुद्रा थी। पन क्या थी, जो मौर्य काल था, मौर्य साम्राज्य था, उसमें व्यापक रूप से क्या प्रयोग किए जाने वाले क्या था, चांदी का मुद्रा था, जो कर वसूली और दैनिक लेन देन में प्रयोग होती थी। इसका प्रयोग कहाँ किया जाता था, पन का, ये क्या था, चांदी का मुद्रा था। पन पन आपका क्या था, चांदी का मुद्रा था, जिसका प्रयोग कहाँ किया जाता था, कर वसूली यानी टैक्स वसूली में, और क्या दैनिक यानी डेली का जो लेन देन होता है उसमें किया जाता था। ये 3/4 तोले बराबर चांदी का सिक्का था। एक क्या था, 3/4 तोले बराबर क्या था, चांदी का सिक्का था। उसके बाद देख लेते खासापन, खासापन, ये भी चांदी के सिक्के थे। ये भी क्या था, चांदी का सिक्का था जो पन के समान था। ये भी किसके समान था, पन के समान था। आपके पन के ये भी समान था, लेकिन इस पर मौर्य राजाओं के विशिष्ट चिन्ह नहीं होते थे। इस पे क्या था, जो भी मौर्य साम्राज्य के शासक होते थे, राजा होते थे, उसका चिन्ह इस पे नहीं था। उसके बाद देखते हैं मासक, एक तांबे का सिक्का था। मासक क्या था, एक तांबे का सिक्का था जिसका प्रयोग छोटे छोटे लेन देन के लिए किया जाता था। मासक का प्रयोग किस लिए किया जाता था, छोटे छोटे लेन देन के लिए किया जाता था। पन का प्रयोग किस लिए किया जाता था दोस्तों, कर वसूलने के लिए और दैनिक लेन देन के लिए किया जाता था। काकनी, ये मासक से भी छोटे तांबे के सिक्के थे। ये जो मासक था उससे भी छोटे तांबे के सिक्के कौन था, काकनी था, जिसका उपयोग बहुत छोटे मूल्य के लिए होता था। एक काकनी का उपयोग क्या होता था, बहुत छोटे मूल्य के लिए होता था। एक मासक से छोटे क्या था, तांबे के सिक्के थे। उसके बाद देखते हैं दोस्तों निष्क यानी सुवर्ण, ये सोने के सिक्के होते थे। सुवर्ण क्या होते थे, सोने के सिक्के होते थे जो उच्च मूल्य लेन देन के लिए उपयोग किया जाता था। सुवर्ण का उपयोग किस लिए किया जाता था, जो उच्च मूल्य का जो भी लेन देन होता था उसके लिए किया जाता था। तो दोस्तों मौर्य साम्राज्य, आपका मौर्य साम्राज्य, या आप कह सकते हैं मौर्य वंश का क्लास यहीं पे समाप्त होता है। बहुत ही बेहतरीन ढंग से जितने भी मौर्य वंश का जानकारी था, जितना भी मौर्य
वंश से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण जानकारी था सबको पॉइंट वाइज एक एक करके आपको शुरू से लेके लास्ट तक बता दिए हैं। तो आप लोग से आशा करते हैं कि आप लोग क्लास शुरू से लेके लास्ट तक जरूर कीजिए। भले इसमें समय ज़्यादा लगा हो लेकिन कोई भी हम पॉइंट नहीं छोड़े, सभी पॉइंट को एक एक करके आपको बताए हैं। तो आप लोग क्लास शुरू से लेके अंत तक जरूर कीजिए। शुरू से लेके अंत तक आप क्लास कीजिएगा, आप लोग को बहुत ही रोचक लगेगा पढ़ने में, बहुत मज़ा आएगा पढ़ने में। आप लोग को कोई भी जानकारी नहीं छूटेगा, चाहे आप प्री का तैयारी कर रहे हैं चाहे मेंस का, दोनों में काम आएगा। आपको प्री और मेंस दोनों में काम आएगा। तो दोस्तों मौर्य काल का, मौर्य साम्राज्य, मौर्य वंश का आपका क्या, मौर्य वंश का क्लास यहीं पे क्या होता है, समाप्त होता है। नेक्स्ट क्लास में नए चैप्टर के साथ आपसे मिलूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।